हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? अब उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी तैयारी बेटा जोर शोर के साथ चलनी चाहिए, बिकॉज अब एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है। और अभी से ही प्लीज बच्चे आप सब लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ सर, हमने बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और तभी तो आपका सेशन यहां पे आके हम अटेंड कर रहे हैं। चलिए बच्चे, हमने स्टार्ट किया था सीए फाइनल ऑडिट के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको बेसिकली हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। मैं यहां पर एसए का रिवीजन कम करवा रहा हूं आपको, और बेसिकली मेरा फोकस केवल एसए के ऊपर पूछे गए क्वेश्चन और उनके आंसर के ऊपर है। इससे पहले मैं आपसे ऑलरेडी कवर कर चुका हूं एसए 210, 220, 230, 240, 250, 265, 260, 265 एंड एसए 299। ये सारे स्टैंडर्ड हम अपने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इनकेस अगर आपने प्रीवियस सेशन को मिस किया हुआ है तो वे टू पिनैकल के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पे जाके प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये सारे के सारे लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। और इनकेस किसी भी टॉपिक को लेकर आपका डाउट होता है तो मैंने अपना पर्सनल नंबर भी आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। एक बार फिर से बोल रहा हूं, 8178701058। 81 लिख देता हूं मैं स्क्रीन पर, 8178701058। इस नंबर को प्लीज आप अपने पास सेव कर सकते हो। और फाइनल की ऑडिट को लेकर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का डाउट है, आपको लगता है कि मुझे किसी टॉपिक पे सर से कोई वीडियो प्लीज रिक्वेस्ट करनी है, तो आप मुझे प्लीज बेटा इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे आप अपनी रिक्वेस्ट को आप यहां पर सेंड कर सकते हो। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। आप फुल ऑडिट रिवाइज करोगे क्या या ओनली एसए? मैक्सिमम कवरेज बेटा जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं उतनी कवरेज यहां पर देता हुआ चलूंगा। पहला फोकस स्टैंडर्ड के ऊपर होगा, उसके बाद पीई की बात करूंगा, उसके बाद टैक्स ऑडिट की बात करूंगा, उसके बाद जैसी आपकी रिक्वेस्ट आएगी उस पर मैं रेस्पॉन्ड कर दूंगा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग चांदी जी। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं एसए 300 पर आज, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए बेसिकली होता क्या है, जब एक क्लाइंट ने मुझे अपॉइंटमेंट की एक इंटीमेशन भेजी थी। एक सेकंड जरा मोबाइल को साइलेंट कर देता हूं, मुझे अपनी ही आवाज दोबारा से सुनाई दे रही है। चलिए सर, एसए 200 का रिविजनरी वीडियो सर प्लीज। बेटा एसए 200 अगर आपने सारे ऐसे पढ़े हुए हैं ना तो एसए 200 को रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एसए 200 आपके जितने भी स्टैंडर्ड्स है उनकी एक समरी मात्र निकल के आता है। तो एक मेरी बात मानना, एसए 200 को हमेशा आप सबसे बाद में पढ़ना। तो जिनसे हमने पढ़ा था उन्होंने तो एसए 200 सबसे पहले पढ़ाया था। नहीं बेटा, एसए 200 कभी भी सबसे पहले पढ़ाना ही नहीं चाहिए। उसमें ना ऑडिटर के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई है। तो अगर इतने सारे स्टैंडर्ड्स के अंदर मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या सेट किए गए हैं, अगर मैं वो उन्हें अच्छी तरह समझ लेता हूं तो एसए 200 पर फिर अलग से आपको माथापच्ची दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एसए 200 हमेशा आप सारे स्टैंडर्ड्स करने के बाद करिए। हाँ, बस 200 का एक पॉइंट याद रखिए कि एसए 200 में मेरा ऑब्जेक्टिव यह बताया गया है कि मुझे एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है whether the financial statement as a whole are free from material misstatement। इसके अलावा आपको ऐसे 200 में अभी कुछ भी देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब सारे ऐसे कंप्लीट हो जाएं उसके बाद आप 200 पढ़ के देख लेना, गारंटी की बात है बेटा। अगर कोई टॉपिक वहां पर आपका रुक जाए तो 200 को स्टार्टिंग में ना लेके बिल्कुल आप एंड में लीजिए, बिल्कुल आप एंड में लीजिए। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि जब कोई क्लाइंट मुझे अपॉइंट करता है, बेसिकली वो अपॉइंटमेंट से पहले मुझसे वो एक रिटन कंसेंट कॉल कर लेता है, मुझसे वो एक सर्टिफिकेट कॉल करता है जहां पर मैं सर्टिफाई करता हूं कि मैं अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाई हूं, मुझे कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं करती है। अपॉइंटमेंट जो होगी वो एज पर द टर्म होगी। मेरे ऊपर जितने भी पेंडिंग केसेस हैं या प्रोसीडिंग के मामले हैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड कराता हूं, और अपॉइंटमेंट जो होगी वो विद इन द सीलिंग लिमिट होगी। इस बात को सर्टिफाई करते हुए मैंने सर्टिफिकेट दिया। इसके बेस पर क्लाइंट ने मुझे अपॉइंट किया और अपॉइंटमेंट की एक इंटीमेशन मेरे पास भेजी थी। जब अपॉइंटमेंट की एक इंटीमेशन उन्होंने मेरे पास भेजी तो मुझे अभी सब इसी अपॉइंटमेंट को इमीडिएटली हां नहीं करना, बिकॉज अभी क्लाइंट ने अपॉइंट किया है बट अभी अपॉइंटमेंट इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं हुई। अपॉइंटमेंट इफेक्टिव कब होगी? जब मैं इस अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन इस अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले मुझे कुछ जिम्मेदारियां एज पर एसए, कुछ जिम्मेदारियां मुझे एज पर सीए एक्ट 1949 डिस्चार्ज करनी होंगी। सीए एक्ट 1949 ये कहता है कि अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले आप ये देखेंगे, असर्टेन करेंगे कि आपका अपॉइंटमेंट वैलिड है या नहीं है। अगर आप इस बात को पहले इंश्योर नहीं करते कि आपका अपॉइंटमेंट वैलिड है या नहीं, आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में गिल्टी बन जाओगे।
और अगर किसी और को हटा के आपको अपॉइंट किया गया है तो रिटायरिंग ऑडिटर से आपको पहले एक बार रिटन कम्युनिकेशन करना होगा असर्टेन करने के लिए उसके रिमूवल का कारण क्या था, क्यों उसे रीअपॉइंट नहीं किया गया। अगर यहां पर भी आपने रिटायरिंग के साथ रिटन कम्युनिकेशन नहीं किया तो यह भी आपके लेवल पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट काउंट कर लिया जाएगा। हां, अगर आपने सीए एक्ट 1949 से अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा ली, मैंने चेक कर लिया कि मेरा अपॉइंटमेंट वैलिड है या नहीं है, मैंने फिर यह देख लिया कि जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसका रिमूवल किस ग्राउंड पे हुआ था, उसके साथ कुछ अन्याय तो नहीं हुआ था, अनजस्टिस तो नहीं हुआ था, उसने मुझे एनओसी दे दी थी, लेकिन क्या सर मैं अब इस अपॉइंटमेंट को हां कर सकता हूं? बोले रुक जाइए, अभी भी आप इस अपॉइंटमेंट को हां नहीं कह सकते। बोले सर क्यों नहीं कर सकता? बोले अभी ऐसे 210 में जाइए, वहां पर यह देखिए कि क्या ऑडिट की प्री कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, और अगर करती हैं तो टर्म ऑफ एंगेजमेंट के ऊपर कॉमन अंडरस्टैंडिंग को स्टैब्लिश करिए क्लाइंट के साथ। अगर ऑडिट की प्री कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं और क्लाइंट के साथ टर्म ऑफ एंगेजमेंट पर आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो फिर आप इस अपॉइंटमेंट को हां कर दीजिए। तो मैंने पहले एसए 210 की रिक्वायरमेंट को पूरा किया, मैंने ये देखा क्या ऑडिट की प्री कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं नहीं करती, अगर नहीं करती मैं इमीडिएटली अपॉइंटमेंट को मना कर दूंगा, लेकिन अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तो इमीडिएटली हां नहीं करना, अभी आपको अभी काम करना होगा आपको टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पर। अगर क्लाइंट के साथ टर्म ऑफ एंगेजमेंट पर कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो फिर आप इस अपॉइंटमेंट को हां कर दीजिए, और जिस लेटर के जरिए वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग को स्टैब्लिश किया जाता है दैट लेटर इज कॉल्ड एज एंगेजमेंट लेटर। चलिए, तो अब अल्टीमेटली अपॉइंटमेंट को हमने हां तो कर दिया, अब बारी है इस एंगेजमेंट को परफॉर्म करने की। तो ऑडिट का एक पूरा प्रोसेस क्या होता है कि ऑडिटर बेसिकली पहले प्लान करता है, जो प्लान किया है फिर वो उसको परफॉर्म करना शुरू करता है, और परफॉर्मेंस में दो तरीके के ऑडिट प्रोसीजर्स आते हैं, आरएपी एंड एफएपी। आरएपी आता है एज पर एसए 315 और एफएपी आता है एज पर एसए 330। आरएपी परफॉर्म करके जो मुझे एविडेंस मिलते हैं वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट नहीं होते फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी भी आइटम पर कंक्लूड करने के लिए, लेकिन एफएपी करके जो मुझे एविडेंस मिलते हैं वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट हो सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी भी आइटम पर कंक्लूड करने के लिए। सो ऑडिटर पहले प्लान करता है, प्लान करने के बाद वो परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म करते हुए उसे परफॉर्म करने होंगे ऑडिट प्रोसीजर्स जो दो तरह के होते हैं आपके, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर 315 में एंड सेकंड वन इज एफएपी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर 330 में। अब जो आपने प्लान किया परफॉर्म किया उसके बेस पर मुझे अब ऑब्टेन करने होंगे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजंस ऑन द वेरियस आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इन कंक्लूजंस के बेसिस पर अल्टीमेटली अब आप एक ओपिनियन कंक्लूड कर लेते हो ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उस ओपिनियन को आप अल्टीमेटली एक्सप्रेस करके आ जाते हो। तो ऑडिट प्रोसेस में मेरा सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ऑडिट प्लानिंग का होता है, और ऑडिट प्लानिंग में कौन सा एसए डील करता है, कौन सा एसए है जो प्लानिंग को लेकर आपकी जिम्मेदारियां बताता है, वो है एसए नंबर 300, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां पर ऐसे ही कहता है कि जो एंगेजमेंट पार्टनर है, एंगेजमेंट पार्टनर और जो आपके एंगेजमेंट टीम के की मेंबर्स होते हैं वो उनको साथ में लेके एक ऑडिट का प्लान डेवलप करता है सो दैट ऑडिटिंग एंगेजमेंट में बी कंप्लीटेड एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड इन टाइमली मैनर। एफिशिएंटली का मतलब क्या है यहां पर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफेक्टिवली का मतलब सो दैट ओपिनियन में बिकम एप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टांसेस, एक जितना आपके लेवल पे हो सके, अपने एंड पर हो सके, एक एप्रोप्रिएट ओपिनियन को देके आना। एंड टाइमली मैनर कि मैंने प्लानिंग से पहले बेसिकली एक बार एंटिटी के दोस्त चार विद गवर्नेंस के साथ मीटिंग करी होगी या मैनेजमेंट के साथ मैंने मीटिंग करी होगी, और उस मीटिंग में यह डिसाइड किया होगा कि लगभग कितने टाइम तक मुझे इस एंगेजमेंट को कंप्लीट करना है। सपोज कि मैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए ऑडिट करने के लिए अपॉइंट हुआ और क्लाइंट ने कहा कि सर मुझे आप एक काम करना, लगभग मई के मिड तक, मई 2022 के मिड तक मुझे आप रिपोर्टिंग कर देना, बिकॉज जून के महीने में हमको एजीएम लगानी है। तो मई के मिड तक अगर रिपोर्टिंग हो जाएगी तो आप अपनी जून में एजीएम लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे इस ऑडिट को अब इस तरह से प्लान करना होगा कि जो टाइम मैंने दोस्त चार विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया है मैं उस एंगेजमेंट को टाइमली मैनर में कंप्लीट कर सकूं, और इस काम के लिए प्लानिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको प्लान बनाना है, यानी कि एंगेजमेंट पार्टनर along with key members of engagement team shall develop an audit plan so that audit engagement may be performed efficiently, effectively and timely manner। और यहां पर एसए 300 आपको बताता है कि बेसिकली आपकी प्लानिंग में किस किस तरह की एक्टिविटीज शामिल होंगी।
लेकिन जो SA 300 है, ये बेसिकली जो लिखा गया है, ये जो ड्राफ्ट किया गया है, बताया गया है, यह है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट। यानी SA 300 में शुरू में जितनी बातें होंगी प्लानिंग की, वो ये मानते हुए होगी कि ऑडिटर आप एक रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट में है। रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है कि जिस एंगेजमेंट में एक रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट कर लिया जाता है, उसी को हम कहते हैं एक रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट। तो सर क्या इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में SA 300 एप्लीकेबल नहीं होगा? बोले बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बट शुरू में SA 300 में जितनी बातें होंगी वो रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। लेकिन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में और एक्स्ट्रा क्या करना होगा आपको, एडिशनल कंसीडरेशंस क्या क्या होंगी इन केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, वो सारी बातें इसी SA के एंड में आके सेपरेटली एड्रेस कर दी गई हैं। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन फाइनल लेवल पे ये भी लगा हुआ था कि एक एडिकेट प्लानिंग के, एक अच्छी प्लानिंग के क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। ऐसा क्वेश्चन आज के टाइम को देखते हुए, आज के माहौल को देखते हुए मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करता कि ऐसा क्वेश्चन फाइनल लेवल पे पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन तो बेटा मैं कह सकता हूं कि आज के टाइम पे एग्जाम में इंटर लेवल पे ना पूछे कि एक अच्छी प्लानिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। फिर भी चलिए एक बार एग्जाम में लगा हुआ है तो एक अच्छी प्लानिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ऑडिटर में बिकम एबल टू कंप्लीट द एंगेजमेंट एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड इन टाइमली मैनर। जो ऑडिट के इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं उसके ऊपर शुरू से ही ऑडिटर एक एप्रोप्रिएट अटेंशन ड्रॉ करता हुआ चलता है। जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो ऑडिट करते हुए अदरवाइज आप फ्यूचर में फेस करेंगे, उनको मैं एट प्रेजेंट प्लानिंग के टाइम पर उनको आइडेंटिफाई कर सकता हूं और फिर मैं उनको रिजॉल्व भी कर सकता हूं इन टाइमली मैनर। एंगेजमेंट टीम के सिलेक्शन में, उनको वर्क असाइन करने में, एलोकेट करने में मुझे हेल्प मिल जाती है। एक फैसिलिटेट मुझे मिल जाता है कि एंगेजमेंट टीम के काम को डायरेक्ट करना है, उनके काम को सुपरवाइज करना है, उनके काम को रिव्यू करना है, तो प्लानिंग मुझे इस काम में हेल्प कर देती है। और जो कोऑर्डिनेशन करना होता है आपको दूसरे ऑडिटर के साथ, लाइक ज्वाइंट ऑडिटर हो सकता है, ब्रांच ऑडिटर हो सकता है, कोई एक्सपर्ट हो सकता है, तो उसके साथ कोऑर्डिनेशन के अरेंजमेंट में मुझे हेल्प करती है अगर मैं एक अच्छा प्लान डेवलप कर लेता हूं तो। इसके बाद फिर ये SA कहता है कि प्लानिंग के पहले आप कुछ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज और परफॉर्म करेंगे, और वो ऑलरेडी आप SA 210 में और 220 में परफॉर्म कर चुके होते हो। 210 में क्या था कि स्टैब्लिश करना एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को लेकर क्लाइंट के साथ, और 220 में एक कंप्लायंस की बात करता है, एथिकल रिक्वायरमेंट को लेकर, इंडिपेंडेंसी को लेकर, एंड एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड द ऑडिट एंगेजमेंट। उसके रिगार्डिंग आपको एप्रोप्रिएट प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं। तो SA 220 में जो वर्डिंग है ना बच्चे, अगर देखो मैं थोड़ा फास्ट हूं क्योंकि मुझे 300 पूरा कवर करना है, 315 मुझे कवर करना है, तो थोड़ी स्पीड प्लीज मेरे साथ मैच करते हुए चलना। ये उम्मीद मत करना कि मैं बहुत मतलब स्मूथली, बहुत धीरे धीरे चीजों को आपको रिवाइज कराऊंगा। अगर आपने एक बार पढ़ रखा होगा तो आपकी स्पीड मेरी स्पीड के साथ मैच करेगी, यानी कि मैं जिस स्पीड से जा रहा हूं उस स्पीड को आप कैच कर पाओगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने ये स्टैंडर्ड्स वगैरह पहले नहीं पढ़े हुए तो ये सेशन आपको इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं दिखाई देगा। अभी जो भी कमेंट आप लिख रहे हो बेटा मैं उसको अभी नहीं देख रहा, पहले थोड़ी सी अपनी बात कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपके कमेंट पढ़ना शुरू करूंगा। हाँ, इस बीच आपके मन की जो भी बात है प्लीज कमेंट में उसको मेंशन जरूर कर देना, कमेंट में पक्का आपका रीड करूंगा। तो SA 300 ये कहता है कि प्लानिंग से पहले कुछ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर लो। तो एक एक्टिविटी 210 से करनी होती है और दो एक्टिविटी आपको 220 से करनी होती है। 210 की एक्टिविटी होती है टर्म ऑफ एंगेजमेंट को लेकर, और 220 की जो दो एक्टिविटी है उनमें एक एक्टिविटी है एथिकल रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस को लेकर इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंसी, और एक है परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। SA 220 में वर्ड है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस, लेकिन SA 300 शुरू में जो बात करता है वो रिकरिंग ऑडिट के लिए बात करता है, और रिकरिंग ऑडिट के लिए बात करने की वजह से ही मैं यहां पर कंटिन्यूअस वर्ड की बात करूंगा, एक्सेप्टेंस वर्ड को हटाया गया। लेकिन जब मेरा इनिशियल एंगेजमेंट होगा तो उसमें एडिशनल कंसीडरेशन के अंदर जो वर्ड देखने को मिलेगा वो एक्सेप्टेंस वर्ड आपको देखने को मिलेगा। परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। तो प्लानिंग से पहले आपको ये एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। बेसिकली SA 300 के अंदर 210 का और 220 का क्रॉस रेफरेंस दिया गया है। इन एक्टिविटीज को आप दोबारा नहीं करेंगे, 300 आपको दोबारा करने के लिए नहीं कह रहा प्लानिंग से पहले ये एक्टिविटी आप कर लेना, और ये ऑलरेडी मैं 210 में और 220 में परफॉर्म करके आ चुका हूंगा। फिर बताइए कि प्लानिंग की जो एक्टिविटी होती है उसमें दो तरह की एक्टिविटीज शामिल होती हैं। एक होता है स्टैब्लिश करना एक ऑडिट की स्ट्रेटजी, और फिर इस स्ट्रेटजी के बेस पर आपको डेवलप करना होता है अपना ओवरऑल ऑडिट प्लान।
ऑडिट की स्ट्रेटजी क्यों एस्टेब्लिश की जाती है? Why audit strategy is established? The auditor shall establish an overall audit strategy to set the scope, timing and direction of audit. तीन कीवर्ड है यहां पर, तीन कीवर्ड, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, और ये गाइड करती है, दैट गाइड्स द ऑडिटर इन द डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान। तो कह सकते हो स्टेप नंबर 1 ऑडिट की स्ट्रेटजी स्टैब्लिश करनी है, और स्टेप नंबर 2 स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आपको अपना एक ओवरऑल ऑडिट का प्लान डेवलप करना है। स्ट्रेटजी बेसिकली आपका एक मोटा मोटा प्लान है, इसमें भी एनटीई आते हैं बट इतना डिटेल में नहीं होते, लेकिन डिटेल प्लान जो आपका बनता है वो आपका ओवरऑल ऑडिट प्लान में बनता है। तो ऑडिटर को एक ऑडिट की स्ट्रेटजी को स्टैब्लिश करना होता है, क्या सेट करने के लिए? ऑडिट का स्कोप, ऑडिट का टाइमिंग एंड ऑडिट की डायरेक्शन, जो कि मुझे हेल्प करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान। और ओवरऑल ऑडिट प्लान में क्या आएगा? जब ऑडिटर अपना एक ओवरऑल ऑडिट प्लान डेवलप करेगा, उसके अंदर आएंगी डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ आरएपी, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ एफएपी, and nature, timing and extent of other audit procedure which the auditor thinks necessary as per the requirement of other SA। किसी और SA में कुछ और काम करने की रिक्वायरमेंट है तो मैं वो भी परफॉर्म करूंगा, मैं RAP परफॉर्म करूंगा और मैं FAP परफॉर्म करूंगा। तो बेसिकली दो तरह की एक्टिविटीज है जो आपकी प्लानिंग एक्टिविटीज के अंदर आती हैं। पहला, आपको स्टैब्लिश करनी होती है ऑडिट की स्ट्रेटजी को सेट करने के लिए स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, जो कि मुझे गाइड करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान। और उसके बाद अपना ओवरऑल ऑडिट प्लान आप बनाते हैं जिसमें आती है डिस्क्रिप्शन ऑफ एनटीई ऑफ आरएपी, एनटीई ऑफ एफएपी एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। चलिए इतना मैंने अपने एंड पर बोल दिया। अब मैं थोड़े से बच्चे आपके पहले एक बार कमेंट रीड कर लेता हूं, फिर आगे इस एसए पर कंटिन्यू करता हूं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आई यूज सीपीटी बेनिफिट ऑफ प्लान। बिल्कुल बच्चे। सर जो क्वेश्चन जुलाई 21 में आए थे उन्हें प्लीज पॉइंट करते दिखा, क्या लिखा हुआ? चाइना CHIN दिखाकर। ठीक है, आप लगभग ये कहना चाह रहे हो कि सर जो कुछ क्वेश्चन जुलाई 21 में आए थे, मैं जुलाई 21 का पेपर सेपरेटली बच्चे आपके साथ लाइव एक सेशन लगा दूंगा, उसमें आके डिस्कस कर लूंगा। तो जुलाई 21 का पेपर मैं लाइव सेशन में एक बार बच्चे आपके साथ आके पूरा डिस्कस कर लूंगा। चलिए अब बात आते हैं कि जब ऑडिटर ऑडिट की स्ट्रेटजी को स्टैब्लिश करता है, जब ऑडिटर ऑडिट की स्ट्रेटजी को स्टैब्लिश करता है तो किन किन बातों का ध्यान रखता है, यानी क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि मुझे ध्यान में रखना है जब मैं ऑडिट की स्ट्रेटजी को स्टैब्लिश करता हूं। अगर आप में से कोई बच्चा रिप्लाई कर सके, कितने पॉइंट हैं जो ऑडिट की स्ट्रेटजी को स्टैब्लिश करने वाले पॉइंट के अंदर बताए गए हैं? इस पॉइंट के अंदर कितने टोटल एरिया बताए गए हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे एक स्ट्रेटजी को डेवलप करते के टाइम पर? कोई बच्चा अगर रिप्लाई कर सकता है तो प्लीज रिप्लाई करिए, इस जगह पर मालूम चल जाएगा कि आपने ऑडिट को कितनी गहराई से पढ़ा हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन लगा हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन एक बार लगा हुआ है कि स्ट्रेटजी बनाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है। व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड बाय ऑडिटर व्हाइल एस्टैब्लिशिंग एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते हुए ऑडिटर किन किन बातों का ध्यान रखता है। एसए 300 में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने एसए को पूरा ही उठा लिया है। हर एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हुआ निकल जाऊंगा। शिवम पांडे का रिप्लाई है सर टोटल 5 पॉइंट हैं। शाबाश। चांदनी जी का रिप्लाई सर टोटल 5 पॉइंट दिए गए। बिल्कुल। पहला पॉइंट है ऑडिटर शेल आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप, देन ऑडिटर शेल कंसीडर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट, डिटरमाइन करने के लिए कि आपका मैनेजमेंट से, दोस्त चार विद गवर्नेंस से किस तरीके का कम्युनिकेशन करने की रिक्वायरमेंट है। फिर कहते हैं ऑडिटर शेल कंसीडर दोज फैक्टर्स which as per the auditor's professional judgment are significant for directing the efforts of members of engagement team. Auditor shall consider the results of preliminary engagement activities. And finally, auditor shall determine या auditor shall ascertain the nature, timing and extent of audit procedures which are proposed to be performed by auditor. तो अल्टीमेटली ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर जो कि उसको परफॉर्म करने हैं उसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड को करेगा यहां पे डिटरमाइन। सर ओवरऑल ऑडिट प्लान में भी तो ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड डिटरमाइन किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। तो ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते हुए
ऑडिट प्रोसीजर का एनटीई आप डिटरमाइन करते हो और ओवरऑल ऑडिट का प्लान डेवलप करते हुए भी आप वहां पर अपने ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिटरमाइन करते हो। बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से, मोस्टली बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्वेश्चन क्या पूछ लिया, बिकॉज स्टैंडर्ड इतने गहराई से नहीं पढ़े हुए होते। तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा भले ही, लेकिन मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, प्लीज सुनना ध्यान से। रिप्लाई कर सकते हो तो प्लीज करना जरूर, करना जरूर। मुझे एक आइडिया मिलेगा कि आपको इस एसए में नॉलेज कितनी है। प्लानिंग एक्टिविटीज में दो एक्टिविटी है। फर्स्ट वन की आप स्ट्रेटजी स्टैब्लिश करेंगे एंड सेकंड वन की इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आप अपना एक ओवरऑल ऑडिट का प्लान डेवलप करेंगे। स्ट्रेटजी के अंदर आप डिटरमाइन कर रहे हो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, और फिर जब इसी स्ट्रेटजी के बेस पर आप अपना ओवरऑल ऑडिट का प्लान डेवलप करेंगे तो दोबारा से वहां पर आप अपने नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर की बात करेंगे। तो डुप्लीकेशन क्यों? जो एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर आप ऑडिट स्ट्रेटजी के टाइम पर ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हो, तो ओवरऑल ऑडिट प्लान डेवलप करते हुए फिर से ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्यों डिटरमाइन करना है। कोई बच्चा रिप्लाई कर सकता है तो प्लीज रिप्लाई कर लीजिए, कोई रिप्लाई कर सकता है तो करिए। अच्छा, चांदनी जी ने पुराने क्वेश्चन पर रिप्लाई किया हुआ था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, रिजल्ट्स ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी एंड एनटीई। बिल्कुल आपने 5 पॉइंट एग्जैक्टली बिल्कुल चांदनी जी आपने बताए हैं, बिल्कुल बताए हैं। लेकिन अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उस पर रिप्लाई कर दो आप। अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, अगर कोई बच्चा रिप्लाई कर सकता है तो प्लीज कर दे, मालूम चल जाएगा कि स्टैंडर्ड्स पे कमांड किस तरह की है। कि ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर आप एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर सेट कर लेते हो, फिर अपना ओवरऑल प्लान डेवलप करते हुए भी आप अपने ऑडिट प्रोसीजर का एनटीई सेट कर रहे हो। तो जो चीज ऑलरेडी स्ट्रेटजी में सेट हो चुकी है उसको दोबारा से क्यों सेट किया जा रहा है जब आप अपना ओवरऑल ऑडिट का प्लान डेवलप करते हो। लेटर वाले में डिटेल होता है, अर्लियर वी डिड इन शॉर्ट वे। काफी हद तक आपका आंसर सही है, सही है। तो एग्जीक्यूट द स्ट्रेटजी। रिपीट सर, बेटा रिपीट नहीं करूंगा, देखो 2-3 बार रिपीट कर चुका हूं, अब रिपीट करना पॉसिबल नहीं है, अब रिपीट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मुझे अपने आपके आंसर भी देखने हैं, फिर मुझे उस पर रिप्लाई भी करना है, फिर मुझे इस एसए पर आगे भी जाना है, 315 भी डिस्कस करना है। तो 2-3 बार रिपीट में कर चुका था बच्चे, अब रिपीट नहीं। सुनो ध्यान से, डिफरेंस क्या है। वैसे 2-3 मेरे पास आंसर आए थे और आंसर सबके वो सही थे, काफी हद तक सही थे। अगर आप ये डिसाइड करते हो कि यार एक वीकेंड पे जाके कोई मूवी देख के आता हूं, वीकेंड पे जाके कोई मूवी देख के आता हूं नाइट शो में, और फिर आपने बुक माई शो पे जाके, बिकॉज अब तो थोड़े बहुत मूवीज वगैरह खुलनी शुरू हो गई हैं मल्टीप्लेक्स वगैरह पर, तो अब अगर आपने बुक माई शो पे जाते हो और बुक माई शो पे जाके आपने सैटरडे को 9 बजे का कोई मूवी का शो बुक कर दिया, तो अभी भी देखा जाए तो अभी आपने मूवी को देखा नहीं है, लेकिन मूवी को देखने का आपने प्लान बनाया है। जब आपने ये सोचा कि वीकेंड पे जाके नाइट शो में कोई मूवी देख के आऊंगा, ये आपकी मूवी देखने की स्ट्रेटजी थी, ये मूवी देखने की स्ट्रेटजी थी। और फिर इसी को फॉलो करके मैंने एक अपना ओवरऑल प्लान डेवलप कर लिया कि मैंने वीकेंड पर बात की थी तो मैंने सैटरडे का दिन फिक्स कर लिया, मैंने नाइट शो की बात की थी, मैंने 9 बजे की टाइमिंग सेट कर दी। तो बेसिकली मैं वीकेंड पे जाऊंगा, नाइट शो देखूंगा, एक टाइमिंग तो ये भी है, लेकिन इसी टाइमिंग को फॉलो करके मैंने फर्दर डिटेल काम और कर लिया। वीकेंड पे तो 3 दिन होते हैं, फ्राइडे भी है, सैटरडे भी है और संडे भी है। मैंने सैटरडे का दिन सेलेक्ट कर लिया, और नाइट शो की बात कर लो तो 7-8 बजे के बाद से लेकर 11 बजे तक हर 15-15, 20-20 मिनट के बाद आपको कई शो मिल जाएंगे। फिर भी मैंने 9 बजे का शो का टाइमिंग वहां पर लिया। तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी को ही फॉलो करके अपना ओवरऑल प्लान डेवलप किया। अगर आप ये सोचते हो कि यार मॉर्निंग में उठ के थियरी पढ़ेंगे, मॉर्निंग में उठ के थियरी पढ़ेंगे, फिर आप मोबाइल में अलार्म लगाते हो 4 बजे का और कहते हो कि ऑडिट पढ़ेंगे, और आपने अपने सिरहाने ऑडिट का बुक रखा और आप सो जाते हो, तो मॉर्निंग में उठ के थियरी पढ़ेंगे यह आपकी पढ़ने की स्ट्रेटजी थी। लेकिन मॉर्निंग का टाइमिंग क्या होगा, क्योंकि 4 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक तो मैं बोलूंगा जी मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, और थियरी में अगर आपके पास देखा जाए तो लॉ का भी ऑप्शन था। लेकिन फिर आपने कहा कि मॉर्निंग में उठकर थियरी पढ़ना है, और अब आपने मॉर्निंग का एक टाइम सेट कर लिया 4 बजे का, और आपने ऑडिट की बुक साथ में लगाई और अब आप सो जाते हो। तो आपने पहले स्ट्रेटजी बनाई और स्ट्रेटजी को ही फॉलो करके आपने अपना प्लान बनाया, स्ट्रेटजी फॉलो करके आपने अपना प्लान बनाया। तो जो एनटीई आप डिटरमाइन करते हो स्ट्रेटजी के टाइम पर, उसी एनटीई को डेवलप किया जाता है
अपना ओवरऑल प्लान बनाते हुए, यानी स्ट्रेटजी वाले एनटीई को ही फर्दर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं जब मैं प्लानिंग के टाइम पर, ओवरऑल प्लानिंग के टाइम पर एनटीई को डिटरमाइन करता हूं। अब आप कहते हो कि मॉर्निंग मोड का थियरी पढ़ूंगा, लेकिन आपने मॉर्निंग मोड के अकाउंट पढ़ना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब जो आपका ओवरऑल प्लान है वो स्ट्रेटजी के कंप्लायंस में नहीं है। वो स्ट्रेटजी बनाई थी मॉर्निंग मोड के थियरी पढ़ने की, और आप मॉर्निंग में तो उठे हो लेकिन आप अकाउंट पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो उस केस में ऑडिटर आपने अपना ओवरऑल प्लान जो बनाया है वो स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आपने नहीं बनाया। तो ये बेसिकली डिफरेंस है एनटीई ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी एंड एनटीई ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान। क्योंकि ओवरऑल प्लान तो ऊपर से रोड मैप है और ऑडिट प्लान में उस पर वर्क करना होता है। सर आंसर आपके पास लेट जा रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ बेटा हो सकता है, लेकिन मैं तो YouTube पर बिल्कुल लाइव ही देख रहा हूं अपने आप को। 1 मिनट का तो मैं कह सकता हूं शायद कोई टाइम लैग हो, अदरवाइज बिल्कुल लाइव ही चल रहा है सेशन। तो ये चलिए, अब ऑडिट की जो स्ट्रेटजी आप बनाते हो, अगला क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। तो अभी तक मैं देखा जाए इस एसए पर 2 क्वेश्चन कवर कर चुका हूं। पहला क्वेश्चन बना दिया मैंने कि ऑडिट का प्लानिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और अगला क्वेश्चन मैंने बना दिया आपका ऑडिट की स्ट्रेटजी के ऊपर। अगला क्वेश्चन फिर से स्ट्रेटजी के ऊपर है। स्ट्रेटजी पर टोटल 2 क्वेश्चन पॉसिबल है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि ऑडिटर आप जो स्ट्रेटजी बनाते हो, आप जो एक ऑडिट की स्ट्रेटजी को एस्टेब्लिश करते हो, ये ऑडिटर को किन किन डिफरेंट वे में असिस्ट कर देता है। यानी कि एक ऑडिट स्ट्रेटजी को बनाना ऑडिटर को किन किन डिफरेंट मामलों में असिस्ट कर देता है। एक मेन मामले को छोड़ देना कि इसके बेस पर मैं अपना ओवरऑल प्लान डेवलप करता हूं, वो तो ठीक है, बट इसके अलावा और कौन कौन से वो डिफरेंट मैटर्स हैं, डिफरेंट एरियाज हैं जहां पर ऑडिट स्ट्रेटजी को बनाना मुझे असिस्ट कर देता है इन बातों में। तो कोई मुझे बताएगा कि स्टैंडर्ड के अंदर टोटल यहां पर कितने पॉइंट दिए गए हैं। बेसिकली मैं कह सकता हूं कि स्ट्रेटजी के आपके बेनिफिट्स हैं। बेसिकली ये स्ट्रेटजी के आपके बेनिफिट्स हैं कि एक ऑडिट स्ट्रेटजी को बनाना कैसे मुझे डिफरेंट मामलों में असिस्ट कर देता है। कौन कौन से डिफरेंट मामलों में आपको असिस्टेंस मिल जाती है जब आप एक ऑडिट की स्ट्रेटजी को स्टैब्लिश करते हो। कोई मुझे रिप्लाई कर सकता है तो प्लीज रिप्लाई करिए, टोटल कितने पॉइंट्स हैं यहां पर। देखो मैं नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करूंगा, मजे की बात तभी होगी, ये नहीं कि बस आप तुक्के लगाने शुरू कर दिए। मुझे बिकॉज स्टैंडर्ड पर एक परफेक्ट कमांड आपकी चाहिए, और मैं स्टैंडर्ड्स को यूट्यूब पे आके पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं केवल चीजों को रिवाइज करवा रहा हूं। बेसिकली तो मुझे ये रिवाइज भी नहीं करवाना था, मैं सीधे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देता, लेकिन क्वेश्चन यहां पर केस स्टडी वे में है ही नहीं। एसए 300 पर क्वेश्चन आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, सो मैंने सोचा कि एक काम कर लेता हूं, एसए 300 का एक रिवीजन दे देता हूं। तो बेसिकली मैं 300 का एक फास्ट रिवीजन यहां पे आपको दे रहा हूं। हेल्प इन कॉन्करेंट ऑडिट ना, बिल्कुल नहीं। चांदनी जी 4 पॉइंट हैं, रिसोर्स से रिलेटेड है। वाह चांदनी जी वाह, आपने बहुत परफेक्ट आंसर दिया है। 4 पॉइंट हैं, शाबाश। 4 पॉइंट हैं और चारों के 4 पॉइंट रिसोर्स से लिंक करते हैं। चारों के 4 पॉइंट रिसोर्स से लिंक करते हैं। चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस बॉट अगेंस्ट द ऑडिटर, नो ज्योति जी, नो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रिप्लाई चांदनी का सही आ गया इस जगह पर, और वो कह रही है सर 4 पॉइंट हैं और चारों के चारों पॉइंट आपके रिसोर्स से लिंक करते हैं। कौन कौन से? कि किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम को चेक करने के लिए कौन सा रिसोर्स डेप्लॉय करना चाहिए। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम को एग्जामिन करने के लिए कौन सा रिसोर्स मुझे यहां पे डेप्लॉय करना चाहिए। अब कौन सा रिसोर्स आपको डेप्लॉय करना चाहिए? बोले अगर एक ऐसा आइटम है जहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा होगा, तो उस केस में वो आर्टिकल वहां पर लगाइए। रिसोर्स का मतलब यहां पर ह्यूमन रिसोर्स से है, और ऑडिटर के ह्यूमन रिसोर्स कौन से होते हैं? उसके आर्टिकल्स तो होते हैं। वे ऑडिटर जब ऑडिट करने के लिए जाता है तो अपने साथ रिसोर्स क्या लेके जाता है? अपने आर्टिकल्स, अपने असिस्टेंट, उन्हीं को हम बोल रहे हैं यहां पर रिसोर्सेज। तो कौन से आइटम पर कौन सा रिसोर्स डिप्लॉय करना चाहिए, प्लान स्ट्रेटजी मुझे इस मामले में असिस्ट कर देती है, और कहते हैं कि जहां पर आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा होगा तो वहां पर आप एक काम करिए, एक मोर एक्सपीरियंस आर्टिकल वहां पर आप लगा देना। फिर किसी भी आइटम को चेक करने में नंबर ऑफ रिसोर्स कितने डिप्लॉय करने हैं। सपोज क्लाइंट की जो इन्वेंट्री है वो मल्टीपल लोकेशंस पर है, और इन मल्टीपल लोकेशंस पे जो इन्वेंट्री मेंटेन होती है वो मटेरियल है, तो एक सिंगल आर्टिकल अगर लगाऊंगा शायद वो टाइमली मैनर में इन्वेंट्री पर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ना कर सके। तो इस जगह पर आपको फिर हो सकता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो सकता है 3, 4 या 5 आर्टिकल्स आपको इस जगह पर डेप्लॉय करने पड़े।
तो स्ट्रेटजी मुझे इस मामले में असिस्ट कर देती है डिटरमाइन करने के लिए कि किसी भी आइटम पर आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने डिप्लॉय करने हैं। फिर नंबर थर्ड पॉइंट में यहां पर क्या बनता है कि आपको इन रिसोर्स को डिप्लॉय कब करना है, इनको डिप्लॉय करने की, इनको लगाने की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। और बेसिकली दो टाइमिंग होती है, या तो वो होती है एक इंटरिम पीरियड पर, या होती है वो कट ऑफ पर। अगर बैलेंस शीट आइटम चेक करना है तो बैलेंस शीट आइटम के लिए जो आप अपने आर्टिकल्स को आप डिप्लॉय करेंगे वो नियर अबाउट बैलेंस शीट डेट करेंगे, इट इज कॉल्ड एज कट ऑफ डेट। लेकिन अगर आप कोई P&L आइटम एग्जामिन कराते हो, लाइक परचेज है, सेल है, इन्हीं पे मेन टाइम लगता है हमारा ऑडिट करते हुए, जो इनके रेवेन्यू के सोर्स होते हैं या जो इनके प्रोक्यूरमेंट के सोर्स होते हैं। तो उस जगह पर मैं यहां पर एक इंटरिम पीरियड में शुरू से ही अपने आर्टिकल्स को, अपने रिसोर्सेज को मैं डिप्लॉय करना शुरू कर देता हूं। तो बेसिकली दो टाइमिंग है, या तो वो इंटरिम टाइम पे होगी या फिर वो कट ऑफ पर होगी। और कैसे मुझे इनको डायरेक्शन देनी है, कैसे मुझे सुपरवाइज करना है, कैसे मुझे रिव्यू करना है, ये ऑडिट स्ट्रेटजी इस मामले में मुझे असिस्ट कर देती है। टोटल 4 पॉइंट हैं और एक बार एग्जाम में लगा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं और बच्चे ने डीपली घुस के स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़े होते, तो आप कहते हो कि स्टैंडर्ड्स पे इस बार क्वेश्चन बहुत हटके लगा था। ये कहते हैं बच्चे, क्वेश्चन थोड़ा हटके लगा था, पता नहीं स्ट्रेटजी का कौन सा पॉइंट पूछ लिया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पता है कि स्ट्रेटजी के 5 पॉइंट है, वो लिख के आ जाएंगे। लेकिन जब स्ट्रेटजी किन किन मामलों में मुझे असिस्ट कर देती है, इस मामले में मोस्टली बच्चे गोल हो जाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड को डीपली घुस के पढ़ा हुआ ही नहीं होता। बेटा स्टैंडर्ड पे अगर स्कोर करना है, बिकॉज बिना स्टैंडर्ड पे स्कोर किए ऑडिट में अच्छे नंबर आप लेके आ सकते हो, बिल्कुल भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। और कोई अगर कहता हो ना कि स्टैंडर्ड्स को इग्नोर करके ऑडिट में अच्छे नंबर आ सकते हैं, दो कान पे लगाना उसे खींच के, एक मेरी तरफ से भी लगा देना कि यार ऐसी बकवास बातें बिल्कुल पसंद नहीं है कि ऑडिट आप कर रहे हो, फाइनल लेवल की बात कर रहे हो, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को इग्नोर करके आप उम्मीद करते हो कि मेरे ऑडिट में बहुत अच्छा स्कोर हो जाए। प्रैक्टिकली बेटा पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो प्लीज बच्चे स्टैंडर्ड पे कमांड अपनी स्ट्रांग कीजिए। और अगर आप समरी से पढ़ते हो तो प्लीज समरी को आप छोड़ दीजिए, बिकॉज कई सारे बच्चे हैं जो मेरे से अभी भी समरी की रिक्वेस्ट करते हैं, समरी प्रोवाइड करवा दो। क्यों प्रोवाइड करवा दो यार, क्यों? वो समरी को आप अपना मेन रिसोर्स मान लोगे, उसी को ही पढ़ोगे यार। समरी पढ़ के नंबर कभी अच्छे नहीं आ सकते, इस बात को जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ही आपके ये बेनिफिशियरी होगा। समरी पढ़ के कभी भी अच्छा नंबर नहीं आ सकता। चलिए स्ट्रेटजी बन गई, अब मैं अपना ओवरऑल ऑडिट प्लान डेवलप करता हूं, जिसमें आती है डिस्क्रिप्शन ऑफ एनटीई ऑफ आरएपी, एफएपी एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर। अब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये लगा हुआ था कि कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए एक ऑडिटर को जब वो अपना एक ओवरऑल ऑडिट प्लान डेवलप करता है। व्हाट फैक्टर्स should be considered by auditor while developing an overall audit plan. What factors should be considered by auditor while developing an overall audit plan? और इसकी कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं बन सकती, फिर भी जो चैप्टर में स्टैंडर्ड में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोई बच्चा मुझे अगर रिप्लाई कर सकता है कि कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान रखने चाहिए। मैं चलो वैसे तो मैं क्लास में 13-14 के आसपास पॉइंट लिखाता हूं इस जगह पर, अभी मैं यहां पर 10 पॉइंट बोल देता हूं। चलिए पहले एक बार आपके रिप्लाई का वेट करता हूं, फिर मैं इसे मैक्सिमम जितने पॉइंट्स बन सकते हैं मैं अपने पॉइंट्स बोल दूंगा। कोई अगर रिप्लाई कर सकता है तो बच्चे प्लीज रिप्लाई कर दे कि एक ओवरऑल ऑडिट प्लान डेवलप करते हुए ऑडिटर को किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। एग्जाम का क्वेश्चन है, फाइनल में पूछा जा चुका है 4 से 5 नंबर के लिए। अरे पलट, शुभम शर्मा जी लगता है आपने मुझसे क्लास ली है अरे पलट, हाँ, ARPFALT। चलिए और बच्चे प्लीज रिप्लाई करिए, और अगर कुछ पॉइंट्स बोल सकते हो लिख, नहीं बोल तो खैर नहीं सुन पाऊंगा, लिख सकते हो तो प्लीज लिख दीजिए। कुछ पॉइंट्स अगर आप लिख सकते हो तो प्लीज आप लिख दीजिए, कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो तो प्लीज लिखिए। जल्दी बेटा जल्दी करो, बिकॉज ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 40 मिनट के आसपास होने जा रहे हैं और अभी 300 भी खत्म नहीं करा, फिर 315 पे भी आना है आज। एरिया ऑफ ऑडिट, चलो मैं ही बोलता हूं यहां पर, एरिया ऑफ ऑडिट, ठीक है। फिर लॉ एंड रेगुलेशंस जो एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। एक रोटेशन की बात कर लेते हैं कि कितने टाइम के बाद अपने आर्टिकल्स को बेटा मैं उनका काम यहां पर रोटेट करता हुआ चलूंगा।
एक होता है डिग्री ऑफ रिलायंस, द ऑडिटर कैन प्लेस्ड ऑन द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे डिग्री ऑफ रिलायंस ज्यादा होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं अपने FAP फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड कम कर लूंगा। फिर आइडेंटिफाई करूंगा वो कौन कौन से एरिया है जहां पर ऑडिट के दौरान मुझे किसी एक्सपर्ट को अपनी एंगेजमेंट टीम में शामिल करने की रिक्वायरमेंट आ जाए। एंटिटी की अकॉर्डिंग पॉलिसी का सिलेक्शन क्या है। फिर एलोकेशन ऑफ वर्क अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम, कोऑर्डिनेशन अरेंजमेंट्स विद द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर एंड एक्सपर्ट। फिर बात करते हैं हम यहां पर कि एज पर लॉ मेरी कौन कौन सी लीगल ड्यूटीज एप्लीकेबल हैं, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट क्या है। अगर इंटरनल ऑडिटर है उसके काम को यूज करने का आप सोच रहे हो तो प्लानिंग के टाइम पर इस बात के आप अरेंजमेंट लेते हुए चलेंगे और सेट करेंगे मटेरियल लेवल्स। मटेरियल लेवल सेट करना प्लानिंग के टाइम पर ही होता है, लेकिन ये मटेरियल लेवल सेट कैसे होता है इन वाली बात को एड्रेस किया गया है SA 320 के अंदर। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मुझे ध्यान में रखना होता है जब मैं अपना एक ओवरऑल ऑडिट का प्लान डेवलप कर रहा होता हूं। देखिए स्टैंडर्ड के जितने क्वेश्चंस पॉसिबल थे वो मैंने यहां पे आपके साथ डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन देखिए एग्जाम में क्या लगा हुआ था, यूजफुलनेस ऑफ केयरफुल एंड एडिकेट ऑडिट प्लानिंग, यानी कि बेनिफिट्स आपसे बेसिकली यहां पर वो ऑडिट प्लानिंग के डिस्कस कर रहा था। रिस्क एरिया, अमाउंट, रिसोर्सेज, रिव्यू ऑफ पार्टनर, सेटिंग मैटलिटी, सबके आंसर एकदम सही है, बिल्कुल सही है। As an auditor, what factors shall be considered in the development of overall audit plan? तो जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि किन किन फैक्टर्स को आप ध्यान में रखेंगे। तो अगर आप देख लो बेटा ऐसे क्वेश्चन बहुत पहले पूछे गए थे, May 9 में पूछा गया था प्लानिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, और अभी 2021 चल रहा है तो उम्मीद मत रखना कि ऐसा क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछेगा आपसे। हाँ, ये क्वेश्चन जो था व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड बाय ऑडिटर व्हाइल डेवलपिंग एन ओवरऑल ऑडिट प्लान, ये अभी भी आ सकता है लेकिन इतना हाई रेंज का नहीं होगा 8 नंबर का। अब ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगा तो केवल 4 नंबर का लगेगा। एज एन ऑडिटर ऑफ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द लास्ट 5 years, you have observed that new venture of online shopping has been added by company during the current year. As auditor, what factors should be considered by you in formulating the audit strategy in the company? तो एक नया वेंचर बेटे इन्होंने ऐड करा है यहां पर ऑनलाइन शॉपिंग का, और इसके लिए अगर आपने इंटरनल कंट्रोल SA 315 में आता है, अगर इंटरनल कंट्रोल के SA 315 वाले पार्ट में अगर आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला कंपोनेंट ध्यान से पढ़ा हुआ है तो आपको इसके ये पॉइंट समझ में आ जाएंगे। सर ऐसा क्यों? बिकॉज जब एक नया वेंचर ऐड किया और ऑनलाइन शॉपिंग वाले पॉइंट्स को इन्होंने अपने बिजनेस में ऐड करा है तो फिर बेसिकली मेरा फोकस उनके इंफॉर्मेशन सिस्टम पे आ जाएगा कि कैसे ऑनलाइन शॉपिंग की ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे उन्हें प्रोसेस किया जाता है, गलती आने पे कैसे उनका करेक्शन किया जाता है, इनके जो बुक कीपिंग होती है, जनरल एंट्रीज, उनके सराउंडिंग इंटरनल कंट्रोल किस तरीके से हैं, कैसे जो आपका सिस्टम है वो आपकी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस इवेंट्स को कैप्चर करता है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पर्पस के लिए रेलिवेंट है। यहां पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या गलती करके आ जाएंगे, वो ऊपर के सारे केस को इग्नोर मार देंगे और कहेंगे कि अच्छा कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए इन फॉर्मुलेटिंग द ऑडिट स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी। बच्चे यहां पर स्ट्रेटजी के 5 पॉइंट लिख के आ जाएगा, जबकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा आप समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पिछले 5 साल से आप क्लाइंट के यहां पर ऑडिट कर रहे हो और एक नया वेंचर ऑनलाइन शॉपिंग का ऐड हुआ है, तो बेसिकली मैं यहां पर उनके यहां पर जब फाइनेंशियल ऑडिट कर रहा हूं तो ऑनलाइन शॉपिंग के क्या क्या फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आएंगे, इनका इंफॉर्मेशन सिस्टम, जब मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम बोल रहा हूं तो बेसिकली इट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको चेक करने का मैं प्लानिंग में अपने शामिल करूंगा। मैं उनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम की चेकिंग को जो चेक करना होगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम चेक करना है, इसकी चेकिंग को मैं अपनी प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट करूंगा। तो चेकिंग तो आप तब करोगे ना जब आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली है क्या। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम में रिकॉर्ड्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं जो कि डिजाइन किए जाते हैं किसके रिगार्डिंग, आपके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करना, उनको रिकॉर्ड करना, उनको प्रोसेस करना, गलती आने पे उनके करेक्शन करना, उनके सराउंडिंग्स जो कंट्रोल्स होते हैं वो प्रॉपरली यहां पे डिजाइन होने चाहिए। फिर इनकी जो पोस्टिंग होती है लेजर्स के अंदर वो मुझे देखनी है, देखना है कि जो स्टेटमेंट आपका बना है क्या वो एज पर FRF बन रहा है या नहीं बन रहा।
तो ये सारी कंप्लायंस चेक करनी होगी जब ये ऑनलाइन वेंचर बेटा यहां पर आएगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने ऐसे 315 में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, बेसिकली इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट होते हैं, उसमें एक कंपोनेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी होता है। तो अगर आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला पॉइंट अगर आपको याद है तो आप यहां पर ये पॉइंट्स एग्जाम में लिख के आ जाओगे। अदरवाइज गलती क्या करके आओगे, स्ट्रेटजी के ही 5 पॉइंट आप यहां पर लिख के आ जाओगे। तो वाई क्वेश्चन एसए 300 में क्यों बेटा प्लानिंग नहीं करोगे? ये बताइए कि मुझे एक क्लाइंट के यहां पर ऑडिट करनी है, मुझे इस बार मालूम चला है कि उनके यहां पर एक नया वेंचर आ गया है ऑनलाइन शॉपिंग का। तो बताइए आप अपनी प्लानिंग में किन किन बातों को शामिल करेंगे इस ऑनलाइन वेंचर के रिगार्डिंग? क्या आगे ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं, तो अब मुझे अपनी प्लानिंग के अंदर किस किस चीज को शामिल करना होगा? तो बेसिकली मुझे अपने प्लानिंग के अंदर क्लाइंट के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को चेक करने की जो जो टेक्निक्स तो नहीं बोलूंगा, पॉइंट्स, एरिया क्या क्या चेक करने हैं, उस चीज को मुझे अपनी प्लानिंग में शामिल करना होगा। पढ़ के देखिए इसका आंसर। इन फॉर्मुलेटिंग ऑडिट स्ट्रेटजी ऑफ अ वेंचर ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, द ऑडिटर शैल कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर: classes of transactions in the entity's operation that are significant to the financial statement, procedures by which transactions are initiated, recorded, processed, corrected as necessary, transferred to the general ledger and reported in the financial statement, related accounting records, supporting information and specific accounts in the financial statement that are used to initiate, record, process and reported transaction, and how the information system captures the event and conditions other than transaction that are significant to the financial statement। एक काम करो, देखो मैं आपको SA 315 में, अगर ये हैंग ना हो तो मैं ट्राई करता हूं, SA 315 में एक टॉपिक दिखाता हूं आपको, इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर वो समझ में आता है आपको तो फिर यहां पर आपको याद करने की, रटने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। तो SA 315 का एक टॉपिक दिखा रहा हूं मैं आपको, और वो इसमें मैंने शायद नहीं कवर किया हुआ, शायद नहीं है। चलो दूसरी जगह से दिखा सकता हूं, एक सेकंड बस वेट करना बच्चे। ये देखिए, ये टॉपिक ऐसे 315 का है। आज मॉर्निंग में ही एक लाइव क्लास चल रही थी इंटर की, तो वहां से टॉपिक था, इसलिए मेरे पास लैपटॉप में अभी मिल भी गया। आपकी खुशकिस्मती कह सकते हो ये। इसे मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं। देखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम। As per SA 315, information system is a component of internal control. The information system relevant to the financial reporting objectives, which include the accounting system, consists of the procedures and record designed and established to, पढ़ के देखिए पॉइंट्स: इनिशिएट करना, रिकॉर्ड करना, प्रोसेस करना, करेक्ट करना एज नेसेसरी द ट्रांजेक्शन, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम टू जनरल लेजर। यानी पहले पॉइंट पर बेसिकली बात कर रहा है वो जनरलाइजिंग की, दूसरे पॉइंट पे इसने बात करी है पोस्टिंग की। पोस्टिंग के बाद आप बैलेंसिंग कर लेते हो, ट्रायल बैलेंस बनता है, और फिर क्या बनाते हो आप? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो रिपोर्ट इंफॉर्मेशन इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इनिशिएट करना, रिकॉर्ड करना, प्रोसेस करना, करेक्ट करना एज नेसेसरी द ट्रांजेक्शन, ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम टू द जनरल लेजर, रिपोर्ट इंफॉर्मेशन इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जब आप एंट्री पास कर रहे हो तो पॉइंट नंबर 6 पहले ले रहा हूं मैं यहां पर, एक्सरसाइज कंट्रोल सराउंडिंग दी जनरल एंट्रीज। नंबर 4, कैप्चर इवेंट्स एंड कंडीशन दैट आर सिग्निफिकेंट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एंश्योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल FRF। अगर इसी पॉइंट को आप देखो, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इनिशिएट करना, रिकॉर्ड करना, प्रोसेस करना, करेक्ट करना ट्रांजैक्शंस को, फिर इनके सराउंडिंग्स, एंट्रीज के सराउंडिंग जो कंट्रोल्स है उसकी बात करना, इनको लेजर में लेके आना, फिर स्टेटमेंट तैयार करना, एज पर द एप्लीकेबल FRF, कैप्चर करना इवेंट एंड कंडीशंस, बिकॉज इनका डिस्क्लोजर
सब्सिक्वेंट इवेंट AS4 में पढ़ा हुआ होगा, ये आपको डिस्क्लोज करने होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो मैं देखूंगा कि किस तरीके से इनका सिस्टम कैप्चर करता है उन इवेंट्स को, उन कंडीशंस को दैट आर सिग्निफिकेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब उस पॉइंट को पढ़ के देखिए जो SA 300 पे आपसे एग्जाम में पूछा गया था। कहां गया, नहीं यही था शायद, SA 300 पर। पढ़ के देखिए, ये ABCD पॉइंट फिर से पढ़ के देखिए, आपको बिल्कुल इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले पॉइंट्स में यहां पर मैच करते हुए दिखाई देगा। क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन इन द एंटिटीज ऑपरेशन दैट आर सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोसीजर्स बाय विच ट्रांजैक्शंस आर इनिशिएटेड, रिकॉर्डेड, प्रोसेस, करेक्टेड एज नेसेसरी। अगला पॉइंट, ट्रांसफर टू द जनरल लेजर एंड रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वहां पर 3 पॉइंट थे, इनको यहां पर एक पॉइंट में कंबाइन कर दिया। Related accounting records supporting information and specific accounts in the financial statement that are used to initiate, record and process the reported transaction, and how the information system captures the events and conditions that other than transactions that are significant to the financial statement। तो अगर आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम क्लियर है 315 वाला, तो आप यहां पर लिख के आओगे। सर लिंक कैसे हुआ? लिंक ऐसे हुआ कि ऑनलाइन शॉपिंग का जब पॉइंट आएगा तो बेटा इनका अकाउंटिंग सिस्टम अपग्रेड होगा। बिकॉज ऑनलाइन शॉपिंग अगर आप कर रहे हो तो इसमें सारी ट्रांजैक्शंस जो होंगी वो ऑटोमेटेड मूव करेंगी। तो इनका अकाउंटिंग सिस्टम जो बनेगा यहां पर वो एक ऑटोमेटेड एनवायरमेंट वाला बनेगा। और मुझे अपनी प्लानिंग के अंदर, बिकॉज एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग तो ऑलरेडी मेरे पास है, उसके एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी मेरे पास है, इंटरनल कंट्रोल जो नए आएंगे उनको मैं यहां पे कवर करूंगा। बेसिकली मेरी प्लानिंग में ये चीज शामिल होनी चाहिए कि मैं किस तरीके से उनके अकाउंटिंग सिस्टम को चेक करूंगा। तो अकॉर्डिंग सिस्टम को चेक करते हुए कौन कौन से पॉइंट्स आप चेक करेंगे, ये चीजें आपकी प्लानिंग के अंदर शामिल होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो बच्चा कहता है कि इस बार का पेपर थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया था, इस बार का पेपर थोड़ा सा टफ था। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान। मुझे पता है कि पहले मैं स्ट्रेटजी बनाता हूं, उसके बेस पर मैं अपना एक ओवरऑल प्लान डेवलप करता हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सीक्वेंशियल एक्टिविटीज में आप लेके चलिए। लेकिन जनरली मैं पहले स्ट्रेटजी बनाता हूं और उसके बेस पर मैं अपना ओवरऑल प्लान डेवलप करता हूं। और इसमें कोई अगर चेंज होता है, सपोज मेरी स्ट्रेटजी में चेंज हुआ, तो रिजल्टिंग चेंज मुझे कहां देखने को मिलेगा? वो अपने ओवरऑल ऑडिट प्लान के अंदर मुझे देखने को मिलेगा। तो अगर SA 300 पे कमांड है तो रिलेशनशिप को बहुत अच्छा आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो। आंसर रीड करते हैं इसका एक बार। Audit strategy and audit plan are interrelated to each other because change in one would result into change in the other. The audit strategy is prepared before the audit plan. Clear है ये वाली बात हमको भी। The audit plan contains more detail than the overall audit strategy. The audit strategy provides the guideline for the developing of overall audit plan. Audit strategy establish the scope, timing and direction of audit and thereby works as basis for development of detailed audit plan. Detailed audit plan would include the nature, timing and extent of audit procedures so as to obtain sufficient and appropriate audit evidence. इससे सिंपल क्वेश्चन बेटा नहीं हो सकता और ज्यादा पुराना भी नहीं है, ज्यादा पुराना भी नहीं है। एग्जाम में नवंबर 16 में फाइनल लेवल पर 4 नंबर का यह पूछा गया था। You have been appointed as auditor of Bahubali Limited. Bahubali. Enumerate the factors to be considered while establishing an overall audit strategy and its benefits. क्वेश्चन देखो मई 18 में 4 नंबर का था। आपको यहां पर यह बताना है कि स्ट्रेटजी बनाते हुए कौन कौन से फैक्टर्स को आप करेंगे कंसीडर। यहां पर आपको 5 पॉइंट्स लिख के आने थे, 5 पॉइंट्स। और बेनिफिट्स के अंदर कि कैसे स्ट्रेटजी मुझे असिस्ट कर देती है, रिसोर्स वाले पॉइंट आपको लिख के आने थे। टोटल 4 पॉइंट्स ये आपको यहां पर लिख के आने थे। तो ये इसका आंसर है। तो SA 300 देखो बेटा, मैंने काफी डिटेल में तो नहीं बोलूंगा बिकॉज SA 300 को क्लास में जब मैं कराता हूं फेस टू फेस या अपनी पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव जो आपको देखते हो, तो लगभग 5 से 6 घंटे
इस एसए पर मुझे लग जाता है। फिर भी मैंने ट्राई किया कि इस 1 घंटे के अंदर एक मैक्सिमम कवरेज आपको मिल सके, पास अटेम्प्ट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं। एसए 315 आज की क्लास में स्टार्ट नहीं कर रहे, बिकॉज वो अब मैं स्टार्ट करूंगा तो बिल्कुल भी खत्म नहीं हो पाएगा, और जब तक मैं ऐसे 315 के लिंक बनाऊंगा 330 के साथ, तब तक सेशन को डी एंड करने का टाइम भी आ जाएगा। तो एसए 300 ही केवल मैं आज यहां पे कवर कर रहा हूं। किसी का कोई भी डाउट है एसए 300 के टॉपिक को लेकर, या प्रीवियस जो हमने एसए कवर कर लिए हैं उन टॉपिक्स के ऊपर, तो बच्चे प्लीज आप मेरे साथ अपने टॉपिक्स डाउट डिस्कस कर सकते हो। थोड़ा फास्ट था देखो, लेकिन मेरी इनहेरेंट लिमिटेशन आप समझो कि मुझे कम से कम टाइम में आपको एक मैक्सिमम कवरेज देनी है। ज्यादा बातें भी देखो मैं आपके साथ यहां पर नहीं कर सकता, मैं आता हूं और सीधा बोलना शुरू कर देता हूं। बहुत कम इंटरेक्शन में आपके साथ यहां पर ले रहा हूं, लेकिन ट्राई ये करता हूं कि एक कम से कम टाइम में एक मैक्सिमम कवरेज, एक प्रॉपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ वो आप लोगों को मिल सके। किसी का कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक को लेकर, प्रीवियस एसए जो कवर कर लिए और जो आज का एसए है, प्लीज बच्चे आप डिस्कस करिए, फिर आज के सेशन को खत्म करते हैं। कल मिलूंगा आपसे 315 के साथ, और 315 बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं पूरा 315 आपको रिवाइज करवाऊंगा पूरा। और इफेक्टिव सेशन चाहिए अगर 315 पर, कि मैं 1 घंटे में, बिकॉज क्लास में मुझे कम से कम 8 घंटे के आसपास लगते हैं 315 कराने में। अकेले 315 में लगभग 7 से 8 घंटे में लगाता हूं, और आपको वो 1 घंटे के अंदर मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ रिवाइज करवाऊंगा, तो थोड़ी स्पीड फास्ट होगी। रिक्वेस्ट यही करूंगा कि एक बार 315 आप खुद बच्चे प्लीज पढ़ के जरूर बैठना। पूरा कवरेज ट्राई करूंगा कि कल की क्लास में आपको 315 की मैं पूरी कवरेज आपको दे दूं। पूछिए कोई भी डाउट है तो, पूछिए बच्चे कोई भी डाउट है तो। 315 को मैं आज स्टार्ट नहीं कर रहा। सारे क्वेश्चन जो डिस्कस करे वो क्लियर थे या नहीं थे? केवल एक क्वेश्चन थोड़ा सा लगा कि यहां सर घुमाने वाला लगा, पूछा था, ये ऑनलाइन शॉपिंग वाला। तो अगर ऐसे ही क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करते हुए चले जाओगे, देख के निकल जाओगे कि एग्जाम में कभी जो क्वेश्चन घुमा के पूछ लिए जाते हैं वो किस तरीके से दूसरे टॉपिक के साथ लिंक हो जाते हैं, अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाती है कि कैसे इस एसए को दूसरे एसए के साथ लिंक किया गया, तो बेटा एग्जाम में काफी परेशानी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो आपके पास अटेम्प्ट क्वेश्चंस डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सर इन क्वेश्चन में अब तक के आरटीपी एंड एमटीएन पीपी के क्वेश्चंस भी है क्या? बस रिसेंटली जो 2 अटेम्प्ट हुए थे उसमें मैंने इस बुक को अपडेट नहीं किया था, उनके क्वेश्चंस मैंने अलग से बच्चों के साथ अपनी क्लास में डिस्कस कर लिए थे। इस मटेरियल के अंदर मैंने इसको वहां पे इनकॉर्पोरेट नहीं किया। अदरवाइज क्वेश्चंस मैंने ट्राई यही किए हैं कि जितने भी क्वेश्चंस पास्ट में आपके, चाहे एमटीपी है या आरटीपी है या प्रीवियस अटेम्प्ट क्वेश्चन है, ट्राई ये करा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग वाला टफ लगा, हां तो बेटा एक आधे स्टैंडर्ड में एक आधा क्वेश्चन अगर ऐसा मिल जाता है ना, तो इसको प्लीज अपने एंड पर थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया करो कि एक बार जब मैं इस क्वेश्चन टॉपिक को रिवाइज करूंगा तो मैं पक्का इस वाले क्वेश्चन को एक बार रिवाइज जरूर करूंगा। बाकी सारे क्वेश्चंस आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, तो जब आप अपना ऑडिट का रिवीजन करेंगे तो बाकी क्वेश्चंस को आपको देखने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज वो क्वेश्चन आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए थे। तो एग्जाम टाइम पे आप केवल जब 300 को रिवाइज करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के बाद आप केवल ऑनलाइन शॉपिंग वाले क्वेश्चन को मार्क कर लेना कि मुझे इसको अलग से एक बार फिर से टाइम देना है, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस आपने खुद देखे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। सर वो भी करवा दो तो अब बहुत ट्रिकी आ रहे हैं। मैंने बेटा एक सेकंड, माइक है नहीं है, तो मैं एक काम करूंगा ना, मैंने कहा कि मैं आपके साथ जो दो सेशन दो प्रीवियस 2 अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर हैं उनका मैं सेपरेट सेशन आपको दे दूंगा, उनका एक सेपरेट सेशन में आपको दे दूंगा, उसकी आप चिंता मत कीजिए, उसकी आप चिंता मत कीजिए। चलें तो फिर सेशन एंड करें, आज का सेशन एंड करें। कल के लिए एक प्रॉमिस करो, और प्रॉमिस ये है कि कल 315 पढ़ने के बाद, यानी 315 बच्चे एक बार प्लीज अपने एंड पर जरूर पढ़ लेना, और फिर कल की क्लास में मिलते हैं। थोड़ी जेड की स्पीड में जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट के साथ जाऊंगा, स्पीड थोड़ी सी फास्ट होगी, तो इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 315 बच्चे प्लीज एक बार आप अपने होमवर्क में करके जरूर बैठना, तो ही सेशन आपके लिए ये इफेक्टिव होगा। सेशन को एंड करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, और एग्जाम बेटा पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, तो प्लीज तैयारी जोर शोर के साथ करिए, और प्लीज अपना और अपने परिवार के समस्त लोगों का बिल्कुल ध्यान रखिए।
कोविड वगैरह ये फीवर वगैरह जो फैल रहा है इनसे प्लीज आपको बच के रहना है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, कीप शाइनिंग, बाय बाय।